हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड एक नए कोर्स में जिसका नाम है प्रगति बैच। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार बता दो सब लोग कैसे हो। सब लोग बढ़िया हो, सब लोग ठीक हो, चंगे चंगे हो के नहीं हो, है ना। रिचुअल सब पहले पूरे कर लेते हैं क्लास के, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो चंगे चंगे हो। तो जो लोग भी नए ज्वाइन किए हैं आज हमारी क्लास में, हमारी क्लास का एक रिचुअल होता है कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग चंगे चंगे हो के नहीं हो। दैट मीन्स आप लोग ठीक हो के नहीं हो, है ना। तो फोन देखते हैं, फोन गिरेगा कि नहीं गिरेगा आज, है ना। तो सब लोग जो लोग भी ज्वाइन करते हैं मेरी क्लास में, वो सबसे पहले यही लिखते हैं कि यस मैम चंगे चंगे, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि आज हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एंड हमने अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस उसमें हमने करी। ऑल्सो उसके साथ जो हमारा पैरेलल बैच चल रहा था 101 पजल प्लस मिसलेनियस, उसमें हमने इतने अच्छे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं कि आप लोग एकदम प्रो हो गए हो, है ना। आप लोगों को मेरी जो अप्रोचेस हैं वो समझ में आने लगी हैं कि मैम किस तरीके से करवाती हैं। तो जो मैंने आपको 101 पजल वाला बैच करवाया था उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये। इस बैच में हम लोग करने क्या वाले हैं पहले ये सुन लो। इस बैच में हम लोग सभी टाइप के मेंस क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपका आरआरबी एग्जामिनेशन होता है, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क होता है, एसबीआई पीओ एसबी क्लर्क होता है। तो सारे एग्जामिनेशंस को ये बैच केटर करने वाला है एंड सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के लिए करेंगे। इजी लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे, टफ लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, ठीक है। आई एम फाइन, सत श्री अकाल जी, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी। तो जो लोग भी नए स्टूडेंट्स हैं, एक बार थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लो हम लोग क्लास को किस तरीके से करते हैं और अभी भी किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, पजल्स के, मिसलेनियस के और नए टाइप के भी मिलेंगे, ठीक है। आज वाली जो क्लास है वो सभी के लिए फ्री क्लास है, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। कल से जो क्लास होगी वो उनको ही एक्सेसिबल होगी जिनके पास मेरा सब्सक्रिप्शन है या फिर ऑल सब्सक्रिप्शन है सारे टीचर्स का, ठीक है। कल वाली क्लास उनको ही सिर्फ एक्सेस हो पाएगी। 101 का ही वर्जन है ये, तो 101 अब से नहीं होगी, अब 2 आवर्स की क्लास हमारी यही चलेगी, ठीक है, जब तक हमारा आरआरबी का नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे ही आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा हम लोग प्री और मेंस इकट्ठा चला देंगे तब, ठीक है। फिर प्रीलिम्स भी होगा। अभी के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी फाउंडेशन बैच के साथ साथ कर ली है। हाँ जी। मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है जी। हाँ जी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती होती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो भी नए स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ आप ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ये बैच जो हमारा है ना वो अप्रोचेस पे काम देगा आपको, ना कि क्वेश्चंस गिनने कि आज 4 क्वेश्चंस हो गए, आज 5 क्वेश्चंस हो गए, वो नहीं। अगर हमने एक क्वेश्चन भी किया है तो उसको बड़े अच्छे अप्रोच से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये आपका मोटो होना चाहिए। नहीं, हर्षल सर के कोर्स के साथ ये क्लास अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ आज के लिए क्लास फ्री है आपके लिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है। परफेक्ट। नहीं, 101 कंटिन्यू नहीं होगी, 101 समझ लो यही है, ठीक है। चलो, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं, है ना, जो आपको भी बढ़िया लगे। चलो, इससे स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा रिवर्स सिलॉजिज्म का, ठीक है। आपने सिलॉग्स सुना है, आपने रिवर्स सिलॉग सुना है, लेकिन आपने मेरी अप्रोच नहीं की होगी जहां तक मुझे लगता है। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डीपीपी भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी आपको इसकी, ठीक है। पहला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हो, ठीक है। फिर मैं आपको मेरी अप्रोच बताऊंगी। जल्दी से स्टार्ट करो। डी आ रहा है। अच्छा, डी आंसर आ रहा है या डी आपने क्या किया? मुझे ये तो बताओ आपने क्या लगाया है, कौन सा मेथड लगाया है, कैसे किया इसको।
ब्राइटनेस नहीं बढ़ रही है, ब्राइटनेस सही तो आ रही है, डी आ रहा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को, कोई भी मेंस का क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसकी होती है उसको अच्छे से आप पढ़ लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेरी गुड, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली सेटिस्फाइज, यानी कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट इसमें से हमें निकालनी है जिससे ये वाले कंक्लूजन दोनों सही बनेंगे। ठीक है, कभी भी हम रिवर्स सिलॉग्स का करते हैं टॉपिक, तो हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो भी आपको समझाती हूँ मैं। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि अगर आपके पास दो तरीके के कंक्लूजन होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं, एक इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट यानी कि जो आपको पता है, जैसे आपके पास इस टाइप के कंक्लूजन को हम बोलते हैं डेफिनेट कंक्लूजन, जो हमें प्रॉपर पता है, ऑल, सम, नो, सम नॉट, नो, ये वाले सारे डेफिनेट हो गए। लेकिन अगर किसी में भी आपको इज अ पॉसिबिलिटी दिख जाए, कैन बी दिख जाए, कैन नेवर बी दिख जाए, तो वो कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा, वो इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें वाइस वर्सा खेलना पड़ता है। जैसे मान लो आपके पास कंक्लूजन जो है ये वाला, ये नेगेटिव कंक्लूजन है पूरा, कोई भी आर जो है वो पी नहीं है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट होगी वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। जब पूरा का पूरा नेगेटिव है तो आपके पास जो स्टेटमेंट है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। क्या सबको समझ में आ रहा है? मतलब मुझे नो का रिलेशन निकालना है तो मैं सम का रिलेशन कैसे निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती ना। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिख रहा है आर और पी में पॉजिटिव रिलेशन, सम का या ऑल का, इस तरीके का रिलेशन दिख रहा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे आर और पी का अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, देखो देखो डायरेक्ट दिख रहा है किसी को आर और पी का? मैम हमें तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है आर और पी का कि नो आर इज पी। मैम इनडायरेक्ट दिख रहा है, मैं यहां से इसको अगर ज्वाइन करूंगी, कोई भी पी इमेजिन करेंगे, सब लोग इमेजिन करेंगे, हमेशा हम बिना लिखे करते रिवर्स सिलॉजिज्म। कोई भी पी क्यू नहीं है, नो पी इज क्यू, हम ऐसा बनाते हैं, और कोई भी क्यू आर नहीं है, तो ये रह गया पी, ये रह गया आर। क्या आपको दिख रहा है क्या कोई भी पी आर नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? मैं डायग्राम अगर इसका बनाऊं, कोई भी पी क्यू नहीं है और कोई भी क्यू आर नहीं है, क्या आपको पी और आर का नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है क्या? यही मैंने आपको इमेजिन करवाया था मैम, मुझे डेफिनेट रिलेशन इनका नहीं दिख रहा है, कोई भी नो का रिलेशन नहीं दिखा, कैंसिल कर सकते हो, जस्टिफाई ही नहीं हो पा रहा है। यहां से देखोगे, यहां से भी आपको पी और आर का नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा मैम। यहां से देखोगे सेम, नो इज पी, नो पी इज क्यू, नो क्यू इज आर, मैम नहीं दिख पा रहा है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, चेक कर लो, ऑल पी आर क्यू, नो क्यू इज आर, सारे के सारे पी हैं क्यू और कोई भी क्यू आर नहीं है। क्या आपको पी और आर का नेगेटिव रिलेशन दिखा क्या बेटा? हाँ जी मैम दिख गया। मैंने ए बी सी को क्या किया? एलिमिनेट किया। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। आपको पूरा पूरा कभी भी सॉल्व नहीं करना होता, आपको हमेशा ये देखना होता है कि कौन सी चीज किस तरीके से कैंसिल आउट हो सकती है। हर एक टॉपिक में एलिमिनेशन मेथड काम करता है। सबको समझ में आ रहा है? मैं खास बात ये बोलूंगी कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, एक भी पॉइंट में वही रोक दो, मैम समझ नहीं आया दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, एक भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं चाहिए जिसका डाउट ही रह जाए, जो क्लियर ना हो पाए, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अब मेरे को ये चेक करना है, नो क्यू बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये होता है इनडेफिनेट, और मुझे ये बताना है कि कोई भी क्यू जो है वो एस ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लो आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है सम क्यू इज एस एंड ऑल क्यू इज एस, तो क्या हम ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं क्या? हम बना ही नहीं सकते। मेरे को कभी भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं चाहिए होगा क्यू और एस के बीच में। इसमें भी सिमिलर बात है। अगर मान लो स्टेटमेंट में ये आ रहा है, तो क्या आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो क्या क्यू और एस की? नहीं बना सकते ना, इसलिए मुझे क्यू और एस में भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ ये बच रहा है, इसको ही चेक करके देख लो, क्यू और आर, देखो कोई भी क्यू आर नहीं है और कोई भी आर एस नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सारे के सारे क्यू जो है वो एस ना हो। मैम बन भी सकता है, बन नहीं भी सकता, दोनों तरीके से बातें ठीक है।
समझ में आ रहा है सबको? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 3 एलिमिनेट करके सिर्फ एक पॉइंट पे काम किया है। आप लोग ट्रेडिशनल मेथड क्या यूज करते हो? आप लोग हर एक चीज को सॉल्व करते हो पहले और फिर उसको बनाते हो। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं मुझे एक बार बताएंगे जो आज से पहले सारी की सारी स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद देखते थे कौन सा कंक्लूजन मैच कर रहा है? एक बार मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये नया मेथड समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना? ये देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा पूरा बनाते हैं, बहुत सारे सभी नए स्टूडेंट्स है ना। आपको पूरा नहीं बनाना होता। अभी एक क्वेश्चन और करोगे ना, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है। बेसिक इंफॉर्मेशन आराम से पढ़ेंगे और एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। नए स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए, पुराने वाले तो दे ही देंगे। स्टार्ट करो। डी आ रहा है। एलिमिनेशन बताओ मुझे किस किस का किया है। ये मत बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। आई वॉन्ट कि आप बताओ एलिमिनेट क्या क्या किया है। स्टार्ट करें। एलिमिनेट किया है बी को, ए बी सी एलिमिनेट किया है, ए बी सी ई। अब डी आंसर आ गया तो ये मत स्मार्ट वर्क मत करो कि मैम डी आंसर आ गया तो सारे एलिमिनेट हो गए। नहीं, आपको आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सीखनी है। कैसे सीखनी है मैम? सबसे पहले हमने जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे प्री का एग्जाम है चाहे मेंस का एग्जाम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से बहुत प्यार से पढ़नी है कि उसने लॉजिकली फॉलोज बोला है कि डज नॉट फॉलो बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। देखो कैसे होगा। लॉजिकली फॉलोज हमने देखा, यानी कि जो सही है वो निकालना है। अब ये पॉसिबिलिटी है, हम सबसे पहले डेफिनेट चीजें देखते होते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी पहले मत काम किया करो। पॉसिबिलिटी पे सबसे पहले डेफिनेट पे काम किया करो। एटलीस्ट लिखा है, एटमोस्ट लिखा है, उसको काट दो, उसका कोई सेंस नहीं होता। इतना ही पढ़ना है। सम बुक्स आर रिंग्स। मेरे पास कौन सा रिलेशन है मैम? पॉजिटिव रिलेशन है सम का। कभी भी नेगेटिव रिलेशन नहीं आ सकता। सम नॉट नहीं आ सकता, नो नहीं आ सकता। अगर आएगा तो उसको एलिमिनेट हम कर देंगे। बुक और रिंग में नो नहीं आ सकता मैम, ए एलिमिनेट हुआ। बुक और रिंग में नो नहीं आ सकता, नो नहीं आ सकता। सम बुक्स आर नॉट रिंग्स। लो जी, सिर्फ एक डेफिनेट केस से हम लोगों ने एलिमिनेट करके सभी चीजें निकाल दी हैं। समझ में आ रहा है? नए बच्चों को समझ में आया कैसे मैंने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को? ठीक है, वेरी गुड। सब में सेकंड केस एलिमिनेट हो गया, सिर्फ डी रह गया। कहीं पे भी कोई भी डाउट है वहीं रोक देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। मैम व्हेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इट इज करेक्ट, मतलब बहुत लोग पूछते हैं। अच्छा ये चीज क्लियर करती हूँ कि मैम रीस्टेटमेंट जो है बेटा, यहाँ पे सम बुक्स आर रिंग्स है और यहाँ पे सम रिंग्स आर बुक्स हैं। ये रीस्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया गया बेटा? जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने वाइस वर्सा कर दिया है। तो ये रीस्टेटमेंट नहीं होता। रीस्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। रीस्टेटमेंट मान लो है सम बुक्स आर रिंग्स, और आपको कंक्लूजन में भी यही दिया है और स्टेटमेंट में भी दिया है सम बुक्स आर रिंग्स। अब मैम रीस्टेटमेंट कौन से केसेस में सही होता है और कौन से केसेस में गलत होता है? आपने एक चीज सुनी होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है मैम? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं बोलूंगी कि ऑल पेबल्स आर स्टोन। सारे के सारे जो कंकड़ होते हैं वो एक स्टोन का पार्ट होते हैं। हमें पता है कि ये सही है। जो हमें डेली लाइफ में चीजें एकदम परफेक्ट लगती हैं कि मैम ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने बोला द डोर इज मेड ऑफ वुड, तो मैम ये यूनिवर्सली करेक्ट है क्योंकि मेरे घर का गेट जो है वो वुड से बना है ना। जो चीजें यूनिवर्सली करेक्ट हैं, जो चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती हैं, उनकी रीस्टेटमेंट हमेशा सही होती है।
आपको दिया है कि ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, कैसा भी रीस्टेटमेंट दिया वो सही होगा, ठीक है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, रीस्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए तो वो रीस्टेटमेंट हम गलत मानते हैं हमारे बैंक एग्जाम्स में। लेकिन इसका भी एक्सेप्शनल केस है, मान लो यहाँ पे रीस्टेटमेंट दिया होता और बाकी की चीजें, जैसे ये बाकी के 4 ऑप्शंस आपके निगलेक्ट हो गए, आपने एलिमिनेट किए, फिर आपको इसकी रीस्टेटमेंट सही माननी पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रीस्टेटमेंट गलत माना जाता है, ठीक है। आया सबको समझ में? आई थिंक इसके बाद रीस्टेटमेंट का आपको डाउट नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, मेरे को बताएंगे एलिमिनेट क्या क्या हो रहा है और फिर आंसर बताएंगे। मैम सम बुक्स आर रिंग्स, एटलीस्ट सम बुक्स आर रिंग्स, ये रीस्टेटमेंट होगा, काइंड ऑफ रीस्टेटमेंट होगा बेटा, काइंड ऑफ, है ना। अगर आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो आप उसको टिक करेंगे, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर ये आपके पास आ सकता है। मैम ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेट कैसे हुआ समझा देंगे, अभी समझा देती हूँ। इस वाले का आंसर बताओ मेरे को, फिर पिछले वाला क्वेश्चन का ई बता देती हूँ मैं। इसका भी डी है, बेटा पिछले वाले का ई कैसे हुआ, मैंने आपको अभी अभी बोला था कि आपके पास जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज आपको नहीं चाहिए। बुक्स और रिंग्स के अंदर क्या यहाँ पे नेगेटिव आया, सम बुक्स आर नॉट रिंग्स, तो आप इससे कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कुछ बुक्स रिंग्स हैं, नहीं निकाल सकते ना, इसलिए हम लोगों ने ई एलिमिनेट किया था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे नो लायन आर बर्ड, कोई भी लॉयन जो है वो बर्ड नहीं है, नो का रिलेशन है, मतलब अगर कोई भी आपके पास पॉजिटिव चीज आएगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, जैसे सम, जैसे ऑल, किसके बीच में, लायन और बर्ड के बीच में, सम लायन और बर्ड पॉजिटिव है, एलिमिनेट कर दो। लायन और बर्ड देखना ना, डायरेक्ट अगर कहीं दिख रहा है लायन और बर्ड तो हमने एलिमिनेट करना है, नहीं तो नहीं करना। मेरे पास सिर्फ अभी तक ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ है। नेक्स्ट में मैं देखूंगी सम बर्ड्स आर पैरेट, कुछ बर्ड्स जो है वो पैरेट हैं, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ भी नेगेटिव आए तो आप उसको क्या कर देंगे, कैंसिल, किसके बीच में, बर्ड और पैरेट के बीच में। देखो बर्ड और पैरेट आपको दिख रहा है कहीं पे, बर्ड और पैरेट, ऑल पैरेट आर बर्ड, ऑल पैरेट आर बर्ड दोनों पॉजिटिव है, बर्ड और पैरेट कहीं दिखा, मैम बर्ड और पैरेट मुझे नहीं दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे काम लेना पड़ेगा इनडायरेक्ट एलिमिनेशन का, वो कैसे करते हैं मैम, दो चीजों को ज्वाइन करके करते हैं। कैसे, मैंने देखा नो लॉयन इज बर्ड, कोई भी लॉयन जो है वो बर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मैंने एलिमिनेट किया। यहां से आप लॉयन और बर्ड को कनेक्ट करके देखो, ठीक है। आप लायन से चल रहे हो हैन, हैन से चल रहे हो एनिमल, एनिमल से चल रहे हो बर्ड, सब कुछ आपस में कनेक्ट हो रहा है, क्या कहीं पे भी आपको नो जैसा दिखा, आपको पॉजिटिव देखते ही कैंसिल करना है। आपने कनेक्शन किया लायन का हैन से, हैन का एनिमल से और एनिमल का बर्ड से, सारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे निकलेगा मैम, नहीं निकल सकता। आया समझ में? सिमिलर विद दिस, लायन का हैन से, हैन का एनिमल से, एनिमल का बर्ड से, मैम इसमें भी हम कुछ नेगेटिव नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे चीज चाहिए थी नेगेटिव, ठीक है। आगे देखो, यहां पे भी देखो सारा पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव निकल ही नहीं पाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी बचता है। पूरी स्टेटमेंट कभी भी पॉजिटिव है, उसमें से कभी भी हम नेगेटिव निकाल ही नहीं सकते हैं, अनलेस अंटिल आपके पास स्टेटमेंट में ओनली जैसा वर्ड यूज किया हो, क्योंकि आप लोगों को पता है ओनली का मतलब क्या होता है, कि कुछ पोर्शन हमारा नेगेटिव आ जाता है और काफी पोर्शन हमारा पॉजिटिव भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर सारा पॉजिटिव है उसमें से कभी भी नेगेटिव आप एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? क्या आर्ट ऑफ एलिमिनेशन समझ में आई रिवर्स लॉजिज्म में? आ गया समझ में? वेरी गुड। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे अभी फिर से हम लोग। हाँ जी, ये करवाऊंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशन का, है ना। आप कहोगे मैम कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या ही लगेगा, सीधा सीधा सॉल्व तो करना है ना, और हमने करना ही क्या है। नहीं बेटा, यहाँ पे भी अप्रोच लगती है, जो आपको अप्रोच मैं सिखाऊंगी, आप अपने तरीके से करोगे और फिर कंपेयर करना कि मेरा तरीका क्या था,
ठीक है, जल्दी से करो और मैं लास्ट में पूछूंगी किस किस के सारे क्वेश्चन सही बने हैं। अब अपनी क्वेश्चन की मार्किंग अभी 3 से लॉग्स हमने किए, मार्किंग साथ साथ लगा लो कि कितने आपके सही हुए हैं। ओनली और ओनली अ फ्यू, वही मैं आपको बोल रही हूँ, कभी भी ओनली अ फ्यू आता है तो उसके अंदर सम और सम नॉट दोनों होता है, उसका केस अलग कंसीडर होता है। ओनली का केस अलग कंसीडर होता है, वो हम एलिमिनेशन में नहीं डालते हैं। हम एलिमिनेशन में सिर्फ सम, सम नॉट, नो, ये चीजें डालते हैं। ठीक है नीति, समझ में आया? वो फर्दर क्लासेस में आपको मैं ओनली ओनली अ फ्यू वाले केसेस भी करवाऊंगी। स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। बी और डी एलिमिनेट। अरे वाह, कपिल सिंह राणा, आप मेरी क्लासेस डेली देखते हो क्या? ये जो एलिमिनेशन वाले लोग आए हैं, ये मेरी क्लासेस डेली देखते हैं क्या? देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, आपको रिलेशन देखना है सबका कि क्या रिलेशन आ रहा है। जैसे मेरे पास अगर एट द रेट का रिलेशन m एट द रेट n है तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो उल्टा दिया गया है, n से m का दिया गया है। मतलब मुझे अगर कोई भी चीज पढ़नी है तो मुझे उल्टी पढ़नी पड़ेगी। सभी में दिख रहा है आपको रिलेशन क्या दिया है, उल्टा दिया है। मतलब सेकेंड पर्सन का बताया गया है फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को बताना है कि टी अंकल है पी का, टी अंकल है पी का, टी का जेंडर क्या होना चाहिए? टी का जेंडर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे सब लोग। टी का जेंडर एक मेल होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। टी का जेंडर एक मेल होना चाहिए। अगर मान लो मैं बोल दूं टी एक फीमेल है, क्या आप सच मानोगे क्या इस बात को? मैं आपको बोल दूं टी अंकल नहीं है, टी आंटी है, क्या आप सच मानोगे इस बात को? नहीं मैम, हम सच नहीं मानेंगे। तो जहां पे भी टी एक फीमेल आपको दिख रही है, सबको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, और कभी भी जेंडर इसमें निकालना है तो आप उल्टा चलेंगे, उल्टा। ठीक है, मेरे पास जो लड़की वाला जेंडर है वो एट द रेट है और मेरे पास परसेंटेज है। एट द रेट और परसेंटेज बताते हैं कि ये पर्सन एक लड़की है, सेकंड पर्सन, है ना? तो कहीं पे भी टी के साथ परसेंटेज आ रहा है, उसको आप क्या कर देंगे मैम? एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपने बी और डी एलिमिनेट की है? यस मैम, पावर ऑफ एलिमिनेशन हमने, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन हमने सीख ली है। हमने बी और डी को एलिमिनेट किया क्योंकि यहाँ पे टी एक लड़की आ रही है। आर परसेंटेज टी का मतलब है क्या? आर इज द सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, अब बाकी को चेक करके देखो, मुझे टी अंकल जी बनाने हैं, है ना? और मुझे टी और पी का रिलेशन निकालना, तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पी हैशटैग क्यू का मतलब क्या है कि क्यू इज द फादर ऑफ पी। क्यू एट द रेट आर का मतलब है आर इज द मदर ऑफ, आर इज द मदर ऑफ क्यू। एंड टी का मतलब क्या है? टी इज द ब्रदर ऑफ, टी किसका भाई है? आर का भाई है। ठीक है, और मुझे बताना है टी पी का अंकल है। क्या टी पी का अंकल है क्या? नहीं मैम, टी पी का अंकल नहीं है, नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करके देखेंगे। टी स्टार क्यू का मतलब क्या है? क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। क्यू एट द रेट आर का मतलब क्या है? आर इज द मदर। और यहां से अगर मैं टी को कोई भी सिबलिंग बना दूंगी, क्योंकि मेरे को पता है ये मेल है, तो डेफिनेटली टी क्या बन जाएगा? अंकल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा, ई चेक करने की नीड ही नहीं है। आया सभी बच्चों को समझ में? ठीक है, तो आगे से कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा सॉल्व करने की कभी भी नीड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। हमें बताना है कि के का रिलेशन बताना है पी के साथ। बताएंगे कि कौन सा एलिमिनेट करेंगे और कौन सा आंसर मेरा बनेगा। मैम यूट्यूब पे आप क्लास लेती हैं क्या? हाँ जी निमिषा सिंह, मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ, स्टडी नीति चैनल पे डेली 12:30 बजे, तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो।
इसमें कुछ एलिमिनेट हुआ क्या? नहीं हुआ एलिमिनेट। यहां पे देखो, आपको बताना है कि के जो है पी की ग्रैंड मदर नहीं है, ग्रैंड मदर नहीं है, कुछ और भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, बट ग्रैंड मदर नहीं है। ठीक है, यहां पे अगर आप इसको जेंडर से देखेंगे तो जेंडर से इस क्वेश्चन को अप्रोच मत करना। आप ऐसा सोचो कि ग्रैंड मदर नहीं है तो ग्रैंड फादर हो जाएगा, फीमेल नहीं है तो मेल हो जाएगा, तो वो अप्रोच गलत हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला ग्रैंड मदर नहीं है। अब मान लो के सिस्टर निकलती है, फिर तो क्वेश्चन सही हो जाएगा ना। इसको जेंडर से कभी भी अप्रोच मत करना, आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हाँ, प्रगति मेंस का है। ठीक है, क्या एलिमिनेट हो रहा है बताएंगे मेरे को एक बार फटाफट से। के इज नॉट द ग्रैंड मदर ऑफ पी। मुझे के और पी का कनेक्शन दोनों का बिठाना है, तो देखो कैसे बैठेगा दोनों का कनेक्शन। ये क्वेश्चन कराती हूँ, फिर तुम्हारे डाउट्स का आंसर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो के इज नॉट द ग्रैंड मदर ऑफ पी। के ग्रैंड मदर नहीं होनी चाहिए। पी एट द रेट एम का मतलब क्या है? एम इज द मदर ऑफ पी। हैशटैग एन का मतलब क्या है? एन इज द फादर। और परसेंटेज का मतलब क्या है? सिबलिंग। तो यहाँ पे के सिस्टर है, तो के यहाँ पे ग्रैंड मदर आपके पास, के इज नॉट द ग्रैंड मदर ऑफ पी है ना, तो एन परसेंटेज के का मतलब क्या है कि के इज द सिस्टर ऑफ एन। तो ग्रैंड मदर बन रही है क्या? सेंस ऑफ ग्रैंड मदर बन रही है ना, सॉर्ट ऑफ ग्रैंड मदर बन रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ग्रैंड फादर ही बन रहा है, नहीं बन रहा मैम। नेक्स्ट चेक करके देखो, पी हैशटैग एम, एम इज द फादर ऑफ पी, एन इज द फादर ऑफ एम, एंड के इज द सिस्टर। के इज द सिस्टर, क्या ग्रैंड मदर बन रही है क्या? हाँ मैम बन रही है। अगला चेक करके देखो, पी एट द रेट एम, एम इज द मदर ऑफ पी और एन इज द मदर ऑफ और के, मैम ग्रैंड मदर बन रही है। इसमें थोड़ा सा अलग हुआ है, एम इज द मदर ऑफ पी और फिर है एन परसेंटेज का यूज किया गया है, तो एन एक सिस्टर है और यहाँ पे के, तो ये थर्ड जनरेशन में नहीं आ रही है, तो ये डेफिनेटली ग्रैंड मदर नहीं होगी, एक आंटी बन जाएगी ये। ठीक है, के हमारी आंटी बन जाएगी, ग्रैंड मदर नहीं बन रही है, क्योंकि तीसरी जनरेशन में नहीं आ रही है, बाकी सब क्वेश्चंस में तीसरी जनरेशन में आ रही थी। इसको हमने पूरा सॉल्व किया। अब आपके डाउट्स का आंसर देती हूँ। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, कहाँ पढ़ाती हूँ, तो मेरी जो डेली क्लासेस हैं, है ना, वो वाईटी पे होती हैं। स्टडी नीति नाम का मेरा एक चैनल है, जिसपे आपको 12:30 PM सारी क्लासेस जो है वो फ्री में मिलती हैं। बहुत सारा मेंस हम करते हैं और काफी सारा प्रीलिम्स भी हम करते हैं। जिसके पास हर्षल सर का एक्सक्लूसिव कोर्स है, उनको आज मेरी क्लास दिख रही है, तो इस वजह से दिख रही है कि जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्रॉसवर्ड वाले हैं, चाहे हर्षल सर वाले हैं, उनके लिए आज की ये क्लास फ्री रखी गई है, ताकि आप ये देख सको कि आपका मेरे साथ कनेक्शन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, आपको मेरा कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। सिर्फ ये क्लास आज के लिए फ्री है, कल से फ्री नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, और तो किसी का कोई डाउट नहीं था? अगर आपके पास सिर्फ हर्षल सर का सब्सक्रिप्शन है तो आप कल से नहीं देख पाओगे इस क्लास को। कौन कौन देख पाएगा? जिसके पास रीजनिंग का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है वो देख पाएगा, जिसके पास ऑल एजुकेटर्स वाला है वो देख पाएगा, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, मैं यही बोलूंगी कि YouTube पर अलग कंटेंट जाता है, यहाँ पे अलग आता है, तो आप कंटेंट सारा प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा अब। परफेक्ट, चलो, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन कर भी लिया है, तो मजा आ गया यार, तुम लोग मेरी बातों के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। आपको O और F का रिलेशन बताना है। हाउ आर O and F रिलेटेड? हाउ आर O and F रिलेटेड? हाउ टू एनरोल? आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑल एजुकेटर्स वाला कर सकते हो, हाँ लिंक सर डाल देते हैं, आप उससे परचेस कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग इस कोर्स के साथ फ्री है। मेरा जो सब्सक्रिप्शन है पूरा 82 रुपीज वाला, उसके अंदर हर्षल सर का क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अलग से नहीं देना उसके लिए। ठीक है, अप्रोच देखना, बाकी आपके डाउट्स बाद में सॉल्व करती हूँ मैं। O और F का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको O का जेंडर मालूम होना चाहिए, क्योंकि O इज F's आंट, O इज F's ग्रैंड मदर, O इज F's ग्रैंड मदर, O के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, आपको O का जेंडर मालूम होना चाहिए। अगर मैं एट द रेट लिख रही हूं, मतलब O क्या है? O इज द मदर ऑफ L।
कहीं पे भी आपको ओ अगर मेल दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर देंगे। मुझे पूरे क्वेश्चन में ओ कहीं पे भी मेल नहीं दिखा है तो यहाँ पे कहीं पे भी एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। हैशटैग का मतलब फादर, टी इज द फादर ऑफ एफ। एट द रेट का मतलब मदर, के इज द मदर ऑफ टी। परसेंटेज का मतलब अपने पास सिस्टर है, एल सिस्टर है के की। एंड एट द रेट का मतलब भी क्या है, आपके पास मदर है, तो ओ मदर है किसकी, एल की। आपको रिलेशन बताना है ओ और किसका, आपको रिलेशन बताना है ओ और एफ का। यहां पे देखोगे तो 4 जनरेशन है, ग्रेट 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 वाली है तो ग्रेट ग्रैंड मदर आ जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे जेंडर से काम लेना था। कहीं पे भी अगर मेल आपको दिखता तो आप वहीं से फटाफट से इसको कैंसिल करते। आया समझ में? क्या अभी तक जितना मैंने रिवर्स सिलॉजिज्म बताया है, जितनी इसकी अप्रोच बताई है, सबको समझ में आई है? तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी। करोगे? ग्रैंड आंट का मतलब होता है कि आपकी दादी की सिस्टर, आपके दादाजी की सिस्टर। ग्रैंड आंट मतलब आपके जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं उनके सिबलिंग्स। ठीक है, थैंक यू सो मच कुशल, थैंक यू। समझ में आया? अब डेटा सफिशिएंसी अप्रोच करेंगे। मैम इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी? सॉल्व ही तो करना है। नहीं बेटा, अप्रोच लगेगी इसमें भी। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करो। शिवानी नहीं, हर्षल सर का कोर्स परचेज किया तो आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा, सिर्फ आज के लिए फ्री है। ठीक है, कल से नहीं दिखेगा आपको, मेरा सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा या ऑल एजुकेटर्स वाला करना पड़ेगा। जल्दी से आंसर बताएंगे सब लोग। ई आ रहा है, सी आ रहा है, ई आ रहा है, इनसफिशिएंट डेटा आ रहा है। देखते हैं इनसफिशिएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यह क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाया है। कभी भी डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व करोगे हमेशा ऑप्शन को अप्रोच करना है, कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं अप्रोच करना है। ठीक है, हमेशा ऑप्शन से करना है। ऑप्शन क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे आपके पास ऑप्शन है कि तीनों स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर लो, बोथ 1 एंड 2 से भी आ रहा है और 1 एंड 3 से भी आ रहा है। मतलब आपके पास 1 और 2 से भी आंसर आ रहा है, 1 और 3 से भी आ रहा है, सेकंड अकेले से आ रहा है, सेकंड और थर्ड दोनों से आ रहा है। सभी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से चेक करते हैं, फिर ये सबसे पहले अलोन से चेक कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। सिर्फ सेकंड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकंड से जब मैं देखूंगी, और मुझे बताना क्या है ये भी देख लो, 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके डिफरेंट टेस्ट है, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और 10th नवंबर पे। ठीक है, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड 10th नवंबर। बेसिक इंफॉर्मेशन में ये दिया गया है। अपने को बताना है कि 6 नवंबर पे टेस्ट किसका है और शॉर्टेस्ट कौन है।
ठीक है, 6 नवंबर बताना है और शॉर्टेस्ट बताना है, क्योंकि इनकी हाइट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन अपने पास होगी। सेकंड से देखो, डिफरेंस इन द टेस्ट डेट्स ऑफ क्यू एंड टी इज 2। क्यू और टी के टेस्ट के बीच में डेट का डिफरेंस होगा 2 का डिफरेंस आपके पास 6 और 8 से आ सकता है, 5 और 7 से आ सकता है, 8 और 10 से आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आर का जो टेस्ट है वो ऑड डेट पे होगा, आर 1, 5, 7 पे आ सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। एस इज टॉलर देन क्यू एंड वी। अकेले सेकंड से आंसर नहीं आएगा मैम, कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से करके देख लो। जिसका टेस्ट 8 नवंबर को है वो सिर्फ 1% से टॉल है, यानी कि अगर मेरे पास टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट अगर मैं लगाऊं 1 2 3 4 5 6, तो 8 नवंबर वाला जो है उससे टॉलर, सॉरी 8 नवंबर वाले से टॉलर सिर्फ एक ही पर्सन है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन आएगा। टी इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल और उसका टेस्ट होता है 10th ऑफ नवंबर को। लो जी, Q इज टॉलर देन दोज जिनका टेस्ट 7 और 1 को है। Q किससे टॉलर है? 7 और 1 वाले से। परफेक्ट। सेकंड को देखो, Q और T के बीच का डिफरेंस होगा 2 का, तो ये पॉसिबिलिटी तो कैंसल आउट कर ही दो। 8 और 10 वाली 2 बच जाएंगे आपके पास, Q या T, Q या T, यहां पे भी Q या T, इधर भी Q या T, ठीक है। R का टेस्ट एक ऑड डेट पे है, R का टेस्ट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग R का टेस्ट यहाँ पे आ सकता है और किसी डेट पे नहीं आएगा। S टॉलर है Q और V से, ठीक है, S टॉलर है Q और V से। क्या मैं इसका आंसर निकाल पा रही हूं मैम? फर्स्ट और सेकंड से आंसर नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड और थर्ड से निकाल के देख लेते हैं, क्या पता आ ही जाए। सेकंड और थर्ड से क्या बोलता है? टी शॉर्टेस्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 6, हमेशा फ्रेश करना है किसी भी स्टेटमेंट को लेते हो तो। Q इज जस्ट बिफोर S, Q और S एकदम आगे पीछे आएंगे, ठीक है। S का टेस्ट प्राइम डेट पर नहीं है, ये प्राइम है। S का टेस्ट 6 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है, या फिर 10 पे आ सकता है, ठीक है। S के अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं थर्ड के थ्रू चलूं तो नहीं आएगा मैम, छोड़ दो। सेकेंड और थर्ड को कनेक्ट करना है ना, Q और T है ना, Q और T कनेक्ट करना है, तो मेरे पास S की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी देखो मैम। मेरे को प्राइम पे नहीं चाहिए, 10 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है और 6 पे आ सकता है, उससे ऊपर Q आएगा। Q और T की यहाँ पॉसिबिलिटी आ सकती है मैम। 5 और 7 पे पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्या 7 और 5 पे आ सकती है। मैंने सारे Q और T की पॉसिबिलिटीज आपको लगा के दिखा दी हैं। आ गया जी, आ गया मैम। सेकंड में और क्या बोलता है? आर का टेस्ट ऑड नंबर की डेट पे है, आर कहीं पे भी लगा सकते हो मैम। सेकंड और थर्ड से भी आंसर नहीं आ रहा, क्या मैम इनसफिशिएंट डेटा हो जाएगा? नहीं बेटा, एक ऑप्शन अभी भी बचा है, उसको भी चेक करके देख लो, करके देखो, सभी को इकट्ठा कर दो, कौन सा आपके साथ कहां से मैच हो रहा है ये देख लो। मैंने फर्स्ट और सेकंड से ये पॉसिबिलिटीज बनाई थी आपके लिए, ठीक है। इसमें अपन ना थर्ड कनेक्ट करके देखते हैं किस तरीके से आ जाता है अपने पास। परफेक्ट। थर्ड जब मैं कनेक्ट करती हूं कि टी शॉर्टेस्ट नहीं है, क्यू का टेस्ट जो है जस्ट बिफोर एस है, क्यू का टेस्ट अपने पास जस्ट बिफोर एस है और एस का टेस्ट जो है वो प्राइम नंबर पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं एस यहां लगाऊं, लगा सकती हूँ एस और क्यू, और यहां पे मैं एस नहीं लगा सकती, यहां पे मैं एस नहीं लगा सकती। देखो एस लगाने की जगह ही नहीं है यहाँ पे, सेकंड पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी ना, क्योंकि मैं एस 7 पे तो लगा ही नहीं सकती, कैंसिल होगी बेटा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्यू और टी वाली छोड़ दो। इसमें अपन 2 पॉसिबिलिटीज बनाते हैं क्यू और टी की, ठीक है। अब क्यू के एकदम नीचे एस है, दोनों प्राइम नहीं है तो परफेक्ट जा रहा है। आर का अपने पास ऑड पे है, आर का ऊपर टॉप पे आ सकता है अपने पास। अपने को बताना था कि 6 पे किसका है, यही बताना है ना। साथ ही साथ और क्या बोलता है वो, इसका टेस्ट किसी भी प्राइम डेट पर नहीं है, प्राइम डेट पर नहीं आया। 8 नवंबर वाला टॉलर है सिर्फ 1% से, 8 नवंबर वाला या तो एस हो जाएगा, है ना, या फिर अपने को पता ही नहीं कि कौन है। इधर से अगर मैं मैच करूंगी टी क्यू और एस, ये वाला परफेक्ट जा रहा है ना अपने लिए, या फिर ये वाला, ये ऑप्शन तो अभी तक आया ही नहीं है, छोड़ दो इसको। और कुछ आ रहा है अपने पास, देखेंगे एक बार। P is tallest among all and has test on 10th of November. Q is taller than those जिनका 7 और 1 को है ना। इसके अकॉर्डिंग देखे तो Q और R से टॉलर है। अच्छा ये देखो, लाइन देखो बड़े आराम से, Q is taller than those जिनका टेस्ट 7 और 1 को है। क्या Q खुद से टॉल हो सकता है क्या? क्या बेटा Q खुद से टॉल हो सकता है क्या?
Q इज टॉलर देन Q हो सकता है मैम? नहीं हो सकता, पहली पॉसिबिलिटी छोड़ो, सिर्फ सेकंड पॉसिबिलिटी में ही आपका आंसर निकल जाएगा, जिसके अंदर आपको पता चल रहा है कि 6 तारीख को किसका एग्जाम है, क्लियर है। शॉर्टेस्ट बताना है, बता देते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट बताना है, बता देते हैं। शॉर्टेस्ट में था Q इज टॉलर देन दोस्त जिनका 7 और 1 को है, यानी कि R और T से बड़ा है ना, R और T से कौन बड़ा है, Q बड़ा है, ठीक है, और S के नीचे अपने पास V भी आने वाला है। उसके अलावा कोई और टॉलर दिया है, S इज टॉलर देन Q एंड V, वो भी आ गया। T इज नॉट द शॉर्टेस्ट, T शॉर्टेस्ट नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 8th पे किसका एग्जाम है अपने पास, 8th पे P Q R S T और V, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, 8th पे V आ जाएगा, S का ऊपर है ना इस टॉलर देन, उल्टा लगा दिया ना, 8th नीचे ही लगाना था, टॉलर देन ओनली 1 पर्सन है, सॉरी बेटा, ठीक है, 8th यहाँ पे आएगा, तो V यहाँ आ जाएगा, ठीक है। T शॉर्टेस्ट नहीं है, तो T और Q, और मेरे को किसको लगाना है, S को, ठीक है, Q T और R, लो जी, बन गया, बन गया, बन गया, बना क्या? तो जिन लोगों ने भी आंसर E दिया था, कभी भी डेटा सफिशिएंसी को हल्के में मत लेना, कभी भी डेटा सफिशिएंसी को हल्के में मत लेना, ठीक है। अभी इतने सारे बच्चे बैठे थे, डेटा सफिशिएंसी देखते ही भाग गए, पेपर में भी यही करेंगे, डेटा सफिशिएंसी देखते ही स्किप मार देंगे, नहीं करना, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक में से एक है ये, तब तक सॉल्व करते रहो जब तक आंसर नहीं आ रहा। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बनाओ, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ये पेपर में, ठीक है। सिर्फ आज के लिए है रविकांत जी, सिर्फ आज के लिए क्लास है जो आपको फ्री दिख रही है। चलो अगला क्वेश्चन करोगे, आई वांट कि हर एक स्टूडेंट का ये वाला क्वेश्चन परफेक्ट बन के निकले। मैम R5P10 मैं बता देती हूँ गलत कैसे हो रहा है बेटा, R5P10, रुको एक मिनट, R5P10 कहाँ गया, Q6, Q और S से गलत हुआ ना, S अपने पास प्राइम नंबर डेट पे नहीं आएगा, S1 पे कैसे डाल रहे हो, Q और S तो ऐसे ऊपर नीचे आएंगे ना, S1 पे आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी टफ लगती है, डेली क्लास में आओ, टफ लगनी बिल्कुल छूट ही जाएगी, आप बोलोगे नहीं मैम डेटा सफिशिएंसी टफ लगती है। मैम 2 एंड 3 में तो पॉसिबिलिटीज बन रही थी ना बहुत सारी, 2 एंड 3 में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों से करेक्ट बनना चाहिए, जल्दी से करेंगे। डी आ रहा है, देखो आंसर निकल के आ रहे हैं ना। अब डरने की बात ही क्या है यार, क्वेश्चन तुम्हें डराने के लिए बना होता है, लेकिन तुम डरो मत उससे, तुम डराओ उसको। शिफाली कौन से दिन को ट्रैवल कर रही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन अगर आप देखोगे, अलोन 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 वाले भी हैं और ऑल वाले भी हैं, कुछ कॉम्बिनेशन वाले नहीं, या तो अलोन से चेक करेंगे या ऑल से चेक करेंगे बस। अनामिका करेक्टली रिमेंबर करती है कि शिफाली वेंसडे के बाद करती है, लेकिन संडे से पहले करती है, तो वेंसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आते हैं। शिफाली कब करेगी हमें नहीं पता, अलोन 1 से नहीं आएगा। मेहर करेक्टली रिमेंबर करती है कि शिफाली ट्रैवल कर रही है बिफोर सैटरडे लेकिन आफ्टर ट्यूसडे, तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन आते हैं, अलोन सेकंड से भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखोगे थर्ड में ऐसे श्योर है कि शिफाली फ्राइडे को नहीं ट्रैवल कर रही, किसी भी दिन कर सकती है, अलोन थर्ड से नहीं आएगा। तीनों को इकट्ठा कर दो, तीनों को इकट्ठा कर दो। फर्स्ट वाले से हमने पॉसिबिलिटी निकाली थी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सेकंड वाले से हमने निकाली वेंसडे थर्सडे फ्राइडे,
और लास्ट वाले से पता है कि फ्राइडे को नहीं कर रही, तो फ्राइडे तो कैंसिल कर दो, दोनों में कॉमन क्या रहा है, थर्सडे, ऑल से निकल जाएगा कि शेफाली जो है वो थर्सडे को ट्रैवल कर रही है, ओरली ही हो जाता है ये, ठीक है। 5:45 डेली, 5:45 PM डेली, ठीक है। तो यहां पे तीनों स्टेटमेंट से आंसर निकल के आ गया। सोनू जी, मैंने अभी क्लास में पहले भी बताया कि आज, सिर्फ आज के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया है, उनको आज आज के लिए सिर्फ ये क्लास दिख रही है, ठीक है, सिर्फ आज के लिए। कल से सिर्फ उनको दिखेगी जिनके पास मेरा सब्सक्रिप्शन है। चलो, अब एक और बहुत अच्छा सा सवाल करेंगे, ठीक है। तैयार हो क्या? मजा आ रहा है क्या सबको? आर यू लाइकिंग द सेशन? ये ऐसे टाइम पास, मैम टाइम पास करवा रही है, टाइम पास चल रहा है, ऐसा कुछ टाइम पास लग रहा है क्या, या मजा आ रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हिंदी वाले एक बार पहले देख लेंगे, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश वालों को शो कर दूंगी, ठीक है। चलो, आज के क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। गौरव, आप मेरे को मैसेज कर देना @स्मृति सेठी टेलीग्राम पे, बता दूंगी, ठीक है। ओके दीपिका। प्रिया, ये 101 का ही कंटिन्यूएशन है ना, 101 का अपग्रेडेड वर्जन है ये, तो अब से 101 की जगह पे ये वाली क्लास होगी। है ना, उसके बारे में आपको हर्षल अग्रवाल सर बताएंगे, तो आप प्लीज उनसे पूछ लेना, ठीक है। वही पढ़ाते हैं हिंदी सब्जेक्ट। लैपटॉप में प्ले नहीं हो रहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कोई भी अगर आपको इश्यू आ रहा है, inquiry.learningniti@gmail.com पे मेल कर देना। हाँ जी, ये डेली चलेगी क्लास। आंसर बताओ जल्दी से, हो पा रहा है क्या? फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी। कर लो आराम से कर लो, कोई बात नहीं।
मैम ये ऊपर के 3 पॉइंट से स्टेप बनाने हैं या फिर इनपुट से सॉल्व करना है? बेटा आपको ये देखना है कि किस स्टेप में क्या चीजें हो रही हैं, फिर इनपुट से आपको सारा आउटपुट बना के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? आपको कंडीशंस दिए ना, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। स्क्वायर रूट डिक्रीजिंग एंड 3 मल्टीपल इन असेंडिंग, ठीक है। ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा ना, इनपुट से स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या हो रहा है, सभी चीजें देखो। स्टार्ट करें? चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना कंडीशनल बेस्ड इनपुट आउटपुट है ना, कंडीशंस के आधार पे इनको करना है हमने। तो नंबर अरेंजमेंट में आपको दिया है कि आपको रीअरेंज करना है इन फॉलोइंग मैनर में, और कुछ कंडीशंस गिवन है। जैसे बोला जाता है कि अगर एक नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज रिप्लेस्ड विद द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, है ना। फर्स्ट डिजिट को हम स्क्वायर रूट से चेंज करेंगे और सेकंड डिजिट को हम डॉलर से चेंज करेंगे। इस पूरे के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास नंबर, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 16 भी स्क्वायर है, 64 भी स्क्वायर है, 49 भी स्क्वायर है, ये सारे आपके पास स्क्वायर हैं, है ना। तो आपने इसको चेंज करना है। इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज रिप्लेस्ड बाय द स्क्वायर रूट, यानी कि 4 से चेंज होना चाहिए ना, लास्ट में चेंजेस हो रहे हैं ये वाले, और हमने डॉलर भी लास्ट में लगाया है, ठीक है। ये 4 का होता है, ये 8 का होता है, ये 7 का होता है। तो लास्ट स्टेप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉलर और ये डिजिट लग रही है ना। यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ कुछ कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं वो हम देख लेंगे। उसके अलावा जैसे 16 का उसने बोला, तो 16 को हम चेंज करेंगे $4 से, 64 को हम चेंज करेंगे $8 से, 49 को हम चेंज करेंगे $7 से। इस तरीके से ये बोल रहा है। इफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 में आता है ये, तो सेकेंड डिजिट ऑफ द नंबर इज चेंज टू एक्सक्लेमेशन, ठीक है। जैसे 30 है तो 3 एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, 21 है तो 2 एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, 57 है तो 5 एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, 72 7 एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। इस तरीके से, हाँ 4 भी है, 4 तो $2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बोला है कि अपने को चेंजेस करने हैं। लेकिन अब मैम चेंजेस करने कैसे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ, हम पैटर्न देखेंगे वो कैसे चेंज कर रहा है। हाँ 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये 2 फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं ना इसमें, तो देख लेंगे नीचे $2 बना है, क्या बना है लास्ट में देख लेंगे। इफ अ नंबर हैज ओनली 1 डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट को आपने 0 कंसीडर करना है एंड 1 कैन बी रिटन एज 0 1। तो अगर 0 4 है तो आप क्या करेंगे $2, ठीक है। हाँ 2 का भी है। तो ये चीजें हमने करनी है। मुझे ऑर्डर देखना है किस ऑर्डर में चेंज हो रहा है। चेंजेस देखना सबसे पहले, 30 अपनी जगह पे है, 16 अपनी जगह पे है, 64 और 21 एक्सचेंज हुआ है, 57 अपनी जगह पे है, 49 अपनी जगह पे है, 72 अपनी जगह पे है। 4 को लेके आया है ये एकदम सेंटर में, 1 2 3 1 2 3 4 यहां पे लेके आया है, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पे। अपने पास स्क्वायर्स कितने निकल के आए थे, कोई किसी को अगर याद हो, अपने पास स्क्वायर्स कितने निकल के आए थे, 1 2 3 4, 4
स्क्वायर्स थे ना, तो इसने सबसे छोटे स्क्वायर को उठाया और 4 के ऑर्डर में हमें डालने हैं। देखो हमें स्क्वायर 4 के ऑर्डर में डालने हैं, तो इसने बीच में डालने शुरू किए हैं। सबसे पहले इसने सबसे पहले किसका डाला मैम? 4 का डाला $2, बाकी को एज इट इज रहने दिया। फिर इसने किसका डाला मैम? 16 को डाला $4, बाकी भी इसने चेंजेस किए मैम। क्या किए हैं देख लेते हैं। 49 अपनी जगह पे है, 72 अपनी जगह पे है। इसने 2 एक्सक्लेमेशन लगाया है और 3 एक्सक्लेमेशन लगाया है। कैसे लगाया है? 21 को चेंज किया है और 30 को चेंज किया है। 64 आगे ले गया और 57 भी आगे ले गया। 64 आगे ले गया, 57 भी आगे ले गया। चेंजेस देखते हैं दोबारा से। फर्स्ट स्टेप में 30, 16 4 चेंज हुआ। 49, 72 अपनी जगह पे है, 57 भी अपनी जगह पे है, 21 भी चेंज हुआ ना, 21 और 64, 64 21, 64 एंड 21 कैसे चेंज हो रहा है ये देखते हैं, है ना। 30 अपनी जगह पे है, 16 अपनी जगह पे है, 21 को पीछे ले गया, 64 आगे आ गया, फिर 57 भी पीछे ही है, 4 आगे आ गया। यानी कि मैंने 64 और 4 को आगे किया है, 2 चीजों को आगे किया ना, बाकी सारे पीछे गए हैं। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है? 64 को आगे कर दिया, 57 को आगे कर दिया और $4 यानी कि अपने पास होगा ये 16 का होगा ना, ये 4 का होगा, ये हो जाएगा $2, 2 एक्सक्लेमेशन होगा अपने पास किसका? 21 का, ये होगा 30 का, फिर 49 और 72 अपनी जगह पे है ना। और अपने पास क्या चेंज हो रहा है? 64 अपनी जगह पे है, 2 चेंज किए ना। फर्स्ट वाले में इसने सिर्फ 1 को चेंज किया है, सेकंड वाले में इसने 1 स्क्वायर को चेंज किया है और 2 मल्टीपल्स को चेंज किया है। थर्ड वाले में इसने $7 यानी कि 49 को लगाया आगे और किसमें चेंज किया है? $5 यानी कि 57 में चेंज किया है। लास्ट वाले में इसने सारे स्क्वायर आगे लगा दिए, सारे मल्टीपल पीछे लगा दिए। स्क्वायर को स्टार्टिंग में लेके किया है और मल्टीपल्स को पीछे लेके किया है, बट कैसे किया ऑर्डर ये तो समझना पड़ेगा ना, किस हिसाब से इसने चेंज किया। लास्ट स्टेप से अगर मैं देखूंगी तो सारे के सारे स्क्वायर्स इसने आगे डाल दिए हैं और सारे के सारे मल्टीपल्स इसने पीछे डाल दिए। अब कैसे डाले हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे डाले हैं वो देखना पड़ेगा। $2, $4, $7 यहां तक क्लियर था। 2, 3, 5 यहां तक क्लियर था क्योंकि हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीपल्स हैं और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर्स हैं, ठीक है। स्क्वायर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और बाकी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट स्टेप में इसने सिर्फ एक चेंज किया है कि इसने 4 के स्क्वायर को चेंज किया है, सिर्फ एक चेंज किया है। 21 को ये ले गया पीछे क्योंकि मेरे को सारे 3 के मल्टीपल इकट्ठे करने हैं, ठीक है। 21 को ले गया पीछे और सारे के सारे स्क्वायर को इसने रखा है अभी आगे, ठीक है। +1 के इंक्रीमेंट में चेंज हो रहा है, पहले एक टर्म फिर सेकंड टर्म ऐसे। हाँ देखते हैं ना कैसे चेंज हो रहा है। पहले इसने सिर्फ $2 चेंज किया है, उसके बाद इसने चेंज किया $4 यानी कि स्क्वायर को, और यहाँ पे चेंज किया है किसको? मल्टीपल्स को, 2 एक्सक्लेमेशन 3 एक्सक्लेमेशन 21 और 30 को। मेरे को लास्ट स्टेप में चाहिए यहाँ पे 21, 30, 57 और 72। इसके अंदर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो उसने एक टाइम पे 2 को चेंज किया है, यहाँ पे एक टाइम पे 1 को चेंज किया था, यहाँ पे एक टाइम पे 2 को चेंज किया है और इधर से हमने किसको चेंज किया? एक स्क्वायर को चेंज किया, बाकी सब एज इट इज। बट ये 57 भी आगे ले गया ना, 57 को तो हमें पीछे लेके आना था ना, 57 को हमें पीछे लेके आना था। इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं चेंजेस किए। 64, 57, 16, $2, 2 एक्सक्लेमेशन, 64 फिर 7 का डॉलर, 72, 49, ये चीजें इंटरचेंज हुई है ना। यहां से 57 आगे गया है और 30 पीछे आया है। किस हिसाब से चेंज हो रहा है? हाँ ये समझ में नहीं आ रहा ना। या तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा हो ना, या तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा हो। कुछ कुछ करेक्शन है इस क्वेश्चन में, कुछ करेक्शन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इकट्ठे दो चीजें चेंज नहीं हो सकती ना।
पहले इसने एक चेंज किया, फिर इसने 3 चेंज किए, फिर इसने 57 को आगे लेके 57 को पीछे ले गया, लेने की जरूरत ही नहीं थी, आगे लेकर ही क्यों गया ये? डिजिटल सम से कुछ हो रहा है क्या? 4 है, फिर 3 है, फिर डिजिटल सम से भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ 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 चेंज है इसके अंदर। हम इसको 2 एक्सक्लेमेशन से करके देखते हैं, ठीक है? 2 एक्सक्लेमेशन से इसको करके देखते हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेप में 2 एक्सक्लेमेशन हो जाए तो क्या बात बन जाएगी क्या? चेक करके देखते हैं, ठीक है? सीक्वेंस नहीं बन रहा भाई। सबसे पहले इसने स्मॉलेस्ट स्क्वायर उठाया और स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 उठाया, दोनों का सेंटर में डाल दिया, बाकी सब एज इट इज, ठीक है? उसके बाद इसने 4 का यानी कि 16 उठाया, उससे बड़ा स्क्वायर और उससे बड़ा मल्टीपल 30 को उठाया और एज इट इज रख दिया, जिसके अंदर अपने पास 64 था, फिर 57 था, फिर 49 था, फिर 72 था, परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद देखो यहां तक तो हो गया था, फिर उसने उससे बड़ा स्क्वायर लिया 49 का और उसके बाद 5 का लिया 57, बाकी सब एज इट इज, परफेक्ट हो गया। इसका सिर्फ एक चेंज कर लो, किसमें सिर्फ एक चेंज कर लो कि यहाँ पे जो पहला स्टेप है उसके अंदर आप 21 की जगह 2 एक्सक्लेमेशन डाल लो, सारा सही बन जाएगा। तभी आई वाज थिंकिंग कि ऐसे कैसे चेंज हो रहा है। इसने क्या किया है, सभी को अंदर अंदर डाला है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा स्क्वायर लिया, चेंज किया, सबसे छोटा मल्टीपल लिया, चेंज किया, उससे बड़ा स्क्वायर लिया, उससे बड़ा मल्टीपल लिया, उससे बड़ा स्क्वायर, उससे बड़ा मल्टीपल, उससे बड़ा स्क्वायर, उससे बड़ा मल्टीपल। इसने इस तरीके से ऐसे हायरार्की बनाई है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है? समझ में आया सबको? तो आपको ये पता है कि मुझे सबसे पहले स्मॉलेस्ट लेने हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट लेने हैं, तो आप इसकी नंबरिंग डाल लेंगे, ठीक है? हाँ, सेंटर में किया है इसने अरेंज, तो मेरे पास जगह तो आगे नहीं होगी, आई थिंक नहीं है मेरे पास जगह, ठीक है? तो मेरे पास इनपुट है 24, 01, 90, 49, 12, 25, 30 एंड 64। स्टेप 1 अगर मैं बोलूंगी तो मेरे को सबसे छोटा स्क्वायर चाहिए और मुझे सबसे छोटा मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, ठीक है? सबसे छोटा स्क्वायर ये है, सबसे छोटा मल्टीपल ऑफ 3 मेरे पास ये है, तो जो स्टेप 1 में चेंज हो रहा है उसके ऊपर नंबर 1 डाल लेंगे सब लोग, नंबरिंग मेथड से करेंगे हम लोग। स्टेप 2 में उससे बड़ा स्क्वायर मेरे पास कौन सा आ रहा है? उससे बड़ा स्क्वायर 7 का है, 5 का है, ठीक है? और उससे बड़ा मल्टीपल ऑफ 3 मेरे पास कौन सा है? 12 से बड़ा 24 है, तो 2 नंबर डाल लो। तीसरे नंबर पे मेरे पास स्क्वायर आ रहा है 49 और उससे बड़ा मल्टीपल कौन सा आ रहा है? 30। चौथे नंबर पे मेरे पास आ रहा है स्क्वायर 64 और मल्टीपल ऑफ 3 90। तो ये 4 स्टेप में मेरे पास चेंजेस होंगे, ठीक है? स्टेप 1 आ जाओ, सबसे पहले मेरे को 01 सेंटर में डालना है, यानी कि चौथे नंबर पे 01 का मतलब है $1, यही बोला गया था। और मल्टीपल ऑफ 3 में उसने बोला है कि मल्टीपल ऑफ 3 में हमें क्या चेंज करना है? सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर इज टू बी चेंज टू एक्सक्लेमेशन, तो 1 एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज। ठीक है जी, सबको समझ में आया? कंडीशनल बेस्ड इनपुट आउटपुट है ये। सेकंड में मैंने $1 डाला था, 1 एक्सक्लेमेशन डाला था। अब सेकंड स्टेप में 25 को चेंज करना है, यानी कि $2, सॉरी $5, 5 का है ना ये, $5 हो जाएगा। और मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 सेकंड में कौन सा है? 24, तो 2 एक्सक्लेमेशन, बाकी सब एज इट इज। 24 चेंज हुआ है ना, 24 को यहां से उड़ाना पड़ेगा ना, 90, 49, 25 भी हो गया, 30 एंड 64। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में है $5, $1, 1 एक्सक्लेमेशन, 2 एक्सक्लेमेशन। अब किसको चेंज करना है? देखो थर्ड में 49 को यानी कि $7 और यहाँ पे 30 यानी कि 3 एक्सक्लेमेशन लगा दो भाई, 90 और 64। फोर्थ में आ जाओ, $8, $7, $5, $1, 1 एक्सक्लेमेशन, 2 एक्सक्लेमेशन, 3 एक्सक्लेमेशन और 9 एक्सक्लेमेशन। हो गया जी? $0 थोड़ी ना आएगा, आपको स्क्वायर रूट लगाना है ना, तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1 होता है ना, तो 1 के पीछे डॉलर लगेगा ना, $0 नहीं आएगा बेटा। आया सबको समझ में? कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन सभी को? नया सा क्वेश्चन था ना ये, आज से पहले कभी किया ही नहीं हमने किसी भी क्लास में। क्वेश्चंस बनाए? हाँ, 1 का स्क्वायर रूट 1 है ना, तो मैंने $1 ही तो लगाया, ठीक है? क्वेश्चंस बनाओ, देखो कितने आपके सही होते हैं।
मैम ये ऐसे एक साइड से हो गया क्या डॉलर, एक और दूसरा साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप, हाँ ऐसे ही तो हुआ है। आपको सबसे छोटे से उठाना है ना और बाहर तक लेके जाना उसको, इंक्रीजिंग में लगाना सबको मिडल से। स्टेप 4 कौन सा है? स्टेप 4 आपका जिसमें सारा बन गया था वो है विच इज $8, $7, $5। देख लो किसमें आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक होगा, $9 वाला होगा आई थिंक, $9 वाला ही है, ठीक है। हाँ सॉरी 9 एक्सक्लेमेशन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिडिल एलिमेंट्स इन स्टेप 3? स्टेप 3 में मिडिल एलिमेंट्स आपके पास $1 एंड 1 क्या है, एक्सक्लेमेशन है। मैम मेंस का ये मेंस का ही है बेटा। Difference between the number which is at the right end in step 4 and second from the left end in step 2. 49 and 9. 49 and 9 is 40. Difference between the number right end at step 4 यानी कि 9 and left end in step 2 यानी कि 49. 49 और 9 ही तो बन रहा है, right end is 9, क्या बन रहा है इसका? मैम लास्ट स्टेप में 8 लेफ्ट में है ना, वो नहीं गया राइट साइड। सॉरी सॉरी सॉरी, डॉलर आएगा ना ये, आई एम रियली सॉरी, डॉलर आएगा ये, ठीक है। कुछ गलत उठाया गया मैंने इसमें। Difference between the number which is at the right end in step 4, right end in step 4 is 9 and second from the left in step 2 is 49. 49 और 9 पूरा नंबर देख लेते हैं कौन सा है, 90 है ना, 90 माइनस 49 करना पड़ेगा ना, इज 51, 9 थोड़ी देखेंगे, 51 आ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2, स्टेप 2 थर्ड फ्रॉम द राइट एंड हो जाएगा 30, 30 थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2, सॉरी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ना, $2 आ जाएगा, 2 एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है ही नहीं, 2 एक्सक्लेमेशन चाहिए ना हमें, नन ऑफ दीज, ठीक है। 41 सॉरी 41, 51 क्यों लिख दिया मैंने, 41 आएगा, 41 थोड़ी 51 आएगा, 41 आएगा, 41 आएगा, 41 लो जी। ये जो 9 एक्सक्लेमेशन था इसका ओरिजिनल नंबर 90 था ना, तो 90 माइनस 49 किया, ठीक है, हो गया जी। अब एक पजल लगा लें क्या, अच्छी सी कोई मस्त, ब्लड रिलेशन बेस्ड, करो जल्दी से, हिंदी वाले देख लो, फिर इंग्लिश वालों को शो करूंगी, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स, मजा आ जाएगा करके, स्टार्ट करो। डेली 5:45 PM।
कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, बता दूंगी। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, डन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखना, ये क्वेश्चन बहुत अलग क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चंस आप पहले करते हो उससे काफी डिफरेंट है। तो इसमें आपको कुछ कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। 17 पर्सन हैं जो कि 5 डिफरेंट फ्लोर्स पे रह रहे हैं, यानी कि 5 फ्लोर्स होंगे। एंड उसके अंदर फ्लैट्स है 1 2 3 एंड 4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 5 इंटू 4 यानी कि 20, बट आपके पास लोग हैं 17, यानी कि 3 फ्लैट्स जो हैं वो खाली होंगे। सच अ वे दैट फ्लैट 1, ये तो अपने को पता ही है कि कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन बेसिकली यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, आपके पास 5 फ्लोर्स हैं और आपके पास 4 फ्लैट्स हैं, फ्लैट 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ बना लेना, ठीक है। चलो, पीटर्स चिल्ड्रन लिव्स 2 floors बिलो द फ्लोर ऑन विच मैरी लिव्स। मैरी से 2 फ्लोर नीचे पीटर के चिल्ड्रन रहते हैं। फ्लोर बोला है, फ्लैट सेम या डिफरेंट हो सकता है, जैसे मर्जी। तो यहाँ पे कभी भी आपको फ्लोर वर्ड यूज किया हो तो फ्लैट सेम भी हो सकता है, फ्लैट डिफरेंट भी हो सकता है। कहीं पे भी फ्लैट वर्ड यूज किया हो तो मतलब सेम फ्लैट होगा, ठीक है। देयर इज वन इवन नंबर्ड फ्लोर दैट इज वेकेंट ऑन फ्लैट 1। फ्लैट 1 में या तो ये वाला वेकेंट है या 2 वाला वेकेंट है, इन दोनों में से एक वेकेंट है क्योंकि इवन नंबर्ड फ्लोर है। जॉय लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, जॉय रहेगा 5th फ्लोर पे। जॉय डज नॉट लिव इन फ्लैट 4, जॉय फ्लैट 4 में नहीं रहेगा, 1 2 3 किसी में भी रह सकता है। जॉय का भाई फ्लैट 2 में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जॉय का ब्रदर नहीं रहेगा फ्लैट 2 में। जॉय हैज अ सिस्टर, तो एक जॉय है, एक जॉय का भाई है, एक जॉय की सिस्टर है, 3 लोग तो आ गए जॉय की फैमिली से। नो वन लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 फ्लोर 2 आपके पास वेकेंट है, कोई भी नहीं रहेगा। आप वेकेंट भी लिख सकते हो, आप डैश भी लगा सकते हो। तो अपने पास एक जो वेकेंट है वो मुझे मिल गया, ठीक है। निक लिव्स जस्ट बिलो जॉयज फ्लैट, तो निक और जॉय, जॉय के फ्लैट के एकदम नीचे, मतलब सॉरी, जॉय के फ्लैट के एकदम नीचे मतलब दोनों का सेम फ्लैट होगा, ठीक है, निक और जॉय का। देयर इज नो वन लिविंग बिलो द जॉयज ब्रदर, जॉय के भाई के नीचे वाला जो फ्लैट होगा वो वेकेंट होगा क्योंकि कोई भी नहीं रह रहा है ना। अगर मैं ये देख के चलूं यहाँ पे कि अगर सारी फैमिलीज एक साथ रह रही है तो जॉय की फैमिली ऊपर रहेगी इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो इसके नीचे कोई भी नहीं होगा अगर नीचे रह रहा है तो। आगे देखते हैं, इसने कहीं पे ऐसा बोला नहीं है कि सभी फैमिली सेम फ्लोर पे रह रही है, बट अपन देख लेंगे कि सेम फ्लोर पे है कि नहीं है। देर आर 2 फ्लैट्स बिटवीन जॉय एंड जॉय के पेरेंट्स का फ्लैट, 2 फ्लैट है, 2 फ्लैट है बीच में। तो अगर मैं 2 फ्लैट देखूंगी, जॉय 4 पे तो नहीं है, जॉय आ जाएगा 1 पे, 2 फ्लैट छोड़ के आ जाएंगे जॉय के पेरेंट्स। मतलब यहां से मुझे पता चल गया कि जॉय की जो फैमिली है वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगी। इट इज क्रिस्टल क्लियर, जॉय की पूरी फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगी। तो अगर मेरे को ये देखना है जॉय का ब्रदर 2nd पे नहीं है तो जॉय का ब्रदर 3rd पे आ जाएगा और जॉय की सिस्टर यहाँ पे आ जाएगी, जॉय के ब्रदर के नीचे वाला फ्लोर वेकेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको। आगे बोलता है मैरी लिव्स बिटवीन मैरी सिस्टर एंड मैरी चिल्ड्रन फ्लैट ऑन 3rd फ्लोर, मैरी रहती है 3रे फ्लोर पे और मैरी किसके बीच में रहेगी, अपनी सिस्टर के बीच में और अपने बच्चों के बीच में मैरी रहेगी, कैसे भी रह सकती है। निक के ग्रैंड पेरेंट्स फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 में नहीं रहेंगे, फ्लैट 1 फ्लैट 2, निक के ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, निक के ग्रैंड पेरेंट्स, निक के ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहेंगे। निक्स ब्रदर इन लॉ लिव्स इन फ्लैट 2, फ्लैट 2 में रहेगा, कहीं पे भी आ सकता है, निक का ब्रदर इन लॉ फ्लैट 2, ठीक है। अच्छा, जॉय के नीचे निक है ना, निक भी तो आ गया, जॉय के, हाँ जॉय के नीचे वाला निक है ना फ्लैट, जॉय के नीचे वाला फ्लैट निक का है ना। तो मैरी जो है, एक बार मैरी का दोबारा देख लेते हैं, मैरी 4थे पे तो नहीं आएगी ना फिर, इसका मतलब मैरी 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 4th पे नहीं आएगी, मैंने मैरी को 4th पे क्यों डाला था, 3rd फ्लोर पे आएगी ना मैरी, 4th पे थोड़ी आएगी, मैरी 3rd पे आएगी ना। निक को लगाते हैं सबसे पहले, जॉय से एकदम नीचे निक है तो निक की सारी फैमिली यहाँ पे आएगी। निक का ब्रदर इन लॉ फ्लैट 2 में नहीं रहता तो निक का ब्रदर इन लॉ रहेगा फ्लैट 4 में, रह लिया, लो जी ये भी हो गया। मैरी और पीटर के चिल्ड्रन, मैरी यहाँ पे है तो यानी कि पीटर की फैमिली नीचे आएगी ना, ठीक है। आगे बोला जाता था निक के ग्रैंड पेरेंट्स फ्लैट 1 फ्लैट 2 में नहीं रहेंगे, तो निक के ग्रैंड पेरेंट्स फ्लैट 1 फ्लैट 2 में नहीं है ना। निक 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 जॉय का ब्रदर, जॉय का ब्रदर, जस्ट लेट मी, ये क्या हो गया,
ब्लैक हो गई स्क्रीन। वेट अ सेकेंड यार, है ना। अभी सिस्टम थोड़ा हिल गया था, ये तो पूरा ही ब्लैक हो गया। ओहो, अब देखो, अब दिखा क्या? इज इट विजिबल नाउ? ठीक है। हाँ, तो हम कर रहे थे निक का ना, निक का ब्रदर इन लॉ। निक का ब्रदर इन लॉ रहता है ना फ्लैट 2 में, तो फ्लैट 2 में लगाएंगे ना इसको, ब्रदर इन लॉ को। ग्रैंड पेरेंट्स उधर चले जाएंगे। निक का ब्रदर इन लॉ, निक के ग्रैंड पेरेंट्स। अब हो गया, परफेक्ट है यहां तक। ठीक है। साइमन लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, तो साइमन आ जाएगा 2 पे, मैरी की फैमिली आ जाएगी यहाँ पे, और किसकी फैमिली बचती है अपने पास? पीटर की फैमिली आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। साइमन फ्रेंड डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लैट, इवन नंबर फ्लैट में, यानी कि 2 और 4 पे साइमन का फ्रेंड नहीं रहेगा। साइमन का फ्रेंड या तो यहाँ रह सकता है, साइमन का फ्रेंड या तो यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, आया समझ में? मैरीज मदर लिव्स इन फ्लैट 4 फ्लोर 3, फ्लैट 4 फ्लोर 3, मैरी की मदर। साइमन का फ्रेंड तो नीचे आएगा ना, सॉरी, साइमन का फ्रेंड यहाँ आएगा ना, साइमन का फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगी मैरी की मदर। लो जी, क्या बचा अब अपने पास? निक की फैमिली 4th फ्लोर पे रहेगी, निक की फैमिली 4th पे ही आई है। साइमन्स ग्रैंड मदर डज नॉट लिव इन फ्लैट 2 ऑफ 2nd फ्लोर, साइमन की ग्रैंड मदर यहाँ नहीं आएगी, तो साइमन की ग्रैंड मदर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, साइमन यहाँ पे आ जाएगा, साइमन भी क्लियर है। पीटर बचता है, मैरी बचती है, लगा देते हैं। मैरी अपने सिस्टर और चाइल्ड के बीच में रहेगी, तो मैरी तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाली है। सिस्टर और चाइल्ड देख लेते हैं कि इधर आएंगे कि इधर आएंगे। मैरी के नीचे पीटर के चिल्ड्रन है ना, आगे देखते हैं। पीटर के चिल्ड्रन, पीटर के पेरेंट्स फ्लोर 1 फ्लैट 3 में रह रहे हैं, पीटर के पेरेंट्स। मैरी के चिल्ड्रन एग्जैक्टली बिलो द वेकेंट फ्लोर रहेंगे ऑफ फ्लैट 4, तो मैरी के चिल्ड्रन यहाँ पे, मैरी की सिस्टर यहाँ पे, और देख लेते हैं मैरी के नीचे पीटर के चिल्ड्रन कहाँ पे आएंगे। पीटर लिव्स एग्जैक्टली सेम नंबर्ड फ्लोर एज फ्लोर नंबर, ऑन फ्लोर नंबर 1 इज मैरी की सिस्टर, तो पीटर यहाँ पे आ जाएगा। पीटर्स चिल्ड्रन यहाँ नहीं रहेंगे, तो पीटर के चिल्ड्रन यहाँ रह जाएंगे। एक पर्सन रह गया क्या? ये वेकेंट आ जाएगा, फिर 3 वेकेंट थे ना हमारे पास, 3 वेकेंट थे, तो तीसरा वेकेंट यहाँ पे आ जाएगा। चेक करके देखो, 2 फ्लैट है, फ्लैट का मतलब ऐसे, फ्लोर का मतलब ऐसे। ठीक है मैम, जॉय फ्लैट 3 पर भी तो आ सकता है। जॉय 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 फ्लैट 3 पर, जॉय फ्लैट 3 पर क्यों आएगा? जॉय फ्लैट 3 पर क्यों आएगा? उसने बोला था जॉय के बीच में और जॉय के पेरेंट्स के बीच में 2 फ्लैट है, बीच में 2 फ्लैट डालने हैं ना, इस वजह से। समझ में आया सबको? हु लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट 2 ऑफ फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहेगा? पीटर के चिल्ड्रन। निक के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहेंगे? तो निक के ग्रैंड पेरेंट्स है फ्लोर 4 फ्लैट 4। कौन सा फ्लोर वेकेंट है? फ्लैट 3 फ्लोर 4, फ्लैट 4 फ्लोर 4, फ्लैट 3 फ्लोर 4, फ्लैट 2 फर्स्ट फ्लोर नहीं, फ्लैट विच फ्लैट्स आर वेकेंट ऑन फ्लोर 1 एंड फ्लोर 2? फ्लोर 1 और फ्लोर 2 पे फ्लैट 1 एंड फ्लैट 4, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 4। आज ऑफर एंड हो गया शायद 2 बजे ना, लास्ट था। फिर भी एक बार कोड लगा के चेक कर लेना, लॉन्च अगर हो रहा है तो। ठीक है जी, और तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं अपने पास अभी जो बचे हुए हैं।
10 व्हीकल्स, दीज रोज, ये वाला करें, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो स्टार्ट करो, ठीक है। चेक कर लो ऑफर चल रहा है तो, है ना। वो सेम फैमिली सेम फ्लोर कैसे आया, क्योंकि सभी को ये सॉल्विंग पूरा ब्लैक स्क्रीन पे चला गया, पूरा चला गया क्या ब्लैक स्क्रीन पे। सेम फैमिली सेम फ्लोर कैसा है, क्योंकि उसने फ्लैट्स के बारे में बात कर दी ना बीच में, तो फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लोर उनका सेम हो जाता है। थैंक यू डॉली। पूरा ब्लैक स्क्रीन पे गया क्या, थोड़ा सा था बस। तो आप जब दोबारा रिवाइज करोगे तो उसको मेरी आवाज से मैच कर लेना, है ना, मेरे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है।
डन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 व्हीकल्स हैं जो कि लगाए जाते हैं एक कहाँ पे, 2 रोज के अंदर, सच दैट 5-5 व्हीकल्स एक रो के अंदर होंगे और पैरेलल रोज में होगा, क्योंकि हर एक जो पर्सन है, हर एक जो व्हीकल है एक दूसरे के ऑपोजिट है। सभी के सभी व्हीकल्स ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए जाते हैं, यानी कि इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी स्पीड्स लगाई जाएंगी, सबसे कम स्पीड यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। अब यहाँ पे द कार सिटिंग थर्ड टू द एक्सट्रीम एंड एंड फेसिंग नॉर्थ, द कार इज सिटिंग थर्ड टू द एक्सट्रीम एंड एंड फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ यानी कि फेसिंग नॉर्थ ये, फेसिंग साउथ ये। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये है। तो कार वाला थर्ड फ्रॉम द एंड है, फेसिंग नॉर्थ है, इतना ही बोला गया है। व्हीकल कार इज फेसिंग इमीडिएट, कार इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ द बोट हुज स्पीड इज 17 किलोमीटर पर आवर। तो बोट जो है, यहाँ पे भी बोट आ सकती है, यहाँ पे भी बोट आ सकती है, 17 इसकी स्पीड है। अब अगर मैं यहाँ पे स्पीड्स के बारे में बात करूं तो मेरे पास 9 है, मेरे पास 17 है। उसने मुझे यहाँ पे बोला है कि जितनी भी स्पीड्स हैं उसको हमने ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। क्या बोट यहाँ पे आ सकती है क्या मैम? नहीं आ सकती, बोट यहीं पे आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे इधर ज्यादा बड़े वाले स्पीड्स जो है वो लगाने। तो बोट अपने पास क्लियर कट हो जाएगा कि बोट यहाँ पे आएगी 17 पे। सबको समझ में आ रहा है? बोट इज समवेयर लेफ्ट ऑफ ट्रक, ट्रक के लेफ्ट में है, और क्योंकि फेसिंग साउथ है, क्योंकि फेसिंग साउथ है तो ट्रक हमारा इधर किधर कहीं आएगा, ठीक है। ट्रक हमारा इधर किधर कहीं पे आएगा। मोटरसाइकिल एंड हेलीकॉप्टर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, और दोनों में से किसी एक की इवन नंबर स्पीड है और किसी एक की ऑड नंबर स्पीड है। मोटरसाइकिल एंड हेलीकॉप्टर एक साथ बैठेंगे, एक का इवन है, एक का ऑड है, देख लेंगे बाद में। ओनली वन व्हीकल कम्स बिटवीन ट्रेन एंड बोट, ट्रेन और बोट के बीच में एक व्हीकल है। बोट whose boat and train speeds are neither 55 nor 35. जिन दोनों की स्पीड 55 और 35 नहीं है, यानी कि ट्रेन की स्पीड भी अपने पास 55 या 35 नहीं होगी। चलो जी, आगे अपने पास है साइकिल एंड बोट आर इमीडिएट नेबर। साइकिल यहां भी आ सकती है, साइकिल यहां पे भी आ सकती है, दोनों पे आ सकती है, ठीक है। The one who faces train sits third to the scooter। ट्रेन को जो फेस करता है 1 2 3, स्कूटर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड टू द स्कूटर है, थर्ड टू द लेफ्ट पे है, जिसकी स्पीड मल्टीपल ऑफ 5 पे है। मल्टीपल ऑफ 5 अगर मैं बहुत कम स्पीड देखूंगी, 30 35 45, इसमें से स्पीड हो सकती है इसकी, ठीक है। इसमें से आपकी जो स्पीड है वो हो सकती है स्कूटर की 30 35 40 सॉरी 45 55, देखेंगे किस तरीके से लगती है, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 5 है, सॉरी फॉर दिस। ट्रक फेसेस कार, ट्रक कार को फेस करता है, तो ट्रक आ जाएगा यहाँ पे, ट्रक भी हो गया, ठीक है। साइकिल भी आ जाएगी। अब साइकिल 17 से कम होगी, साइकिल 17 से कम का मतलब क्या है? 9 हो जाएगी, तो ये दो हम यूज कर चुके हैं। आगे देखो, एरोप्लेन इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड हाईएस्ट स्पीड पे। एरोप्लेन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एरोप्लेन की स्पीड है 575। उससे पहले हम इन दोनों को लगा लेते हैं, मोटरसाइकिल और हेलीपैड को, है ना। ये दोनों यहां लग जाएगा, एरोप्लेन यहां नहीं आ सकता, तो एरोप्लेन यहां आ जाएगा 575 पे। जिसकी स्पीड 35 एंड 45 है वो इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के, 35 और 45 वाले। 35 45 हो सकती है, इंक्रीजिंग अगर मैं लगाऊंगी। 35 इसकी नहीं होनी चाहिए थी, 35 45 हो सकती है। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी हो सकता है अपने पास, यहां से भी 35 45 हो सकती है, ठीक है। तो 35 45 इमीडिएट नेबर्स हैं। मोटरसाइकिल की स्पीड ट्रेन से ज्यादा है, मोटरसाइकिल की स्पीड ट्रेन से ज्यादा है।
ट्रेन की स्पीड, ट्रक की स्पीड 55 है, लो जी 55 आ गई, तो ये 45 35 ऊपर तो नहीं आएगा। मोटरसाइकिल इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगा, और एक अपने पास बच गया है व्हीकल, वो हो जाएगा ऑटो, ऑटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखो, 9 17 है, उसके बाद सीधा 55 है, तो बीच वाले जो भी नंबर्स है वो अपने को यहाँ अरेंज करने हैं, 35 45 सॉरी 30 35 30 35 45, ठीक है, 35 45 वाले नेबर आ गए, एरोप्लेन 575 आ गया, तो ये तीनों अपने कर लिए, 55 ऊपर एडजस्ट हो गया, उसके बाद 575 भी हो चुका है, मेरे पास है 70 224 एंड 367, जिसके अंदर से एक अपने पास इवन है, एक अपने पास ऑड है। ठीक है, ये वाला बड़ा होगा, सबसे बड़ा इवन 360, सबसे बड़ा ऑड यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इवन नंबर का 70 भी आ सकता है, 224 भी आ सकता है। मुझे ये देखना है मोटरसाइकिल की ट्रेन से ज्यादा है ना, तो 224 70 चेक करोगे एक बार, क्या सभी का सही बना, क्या सेम परफेक्ट? क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से, जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल एंड ट्रक, मोटरसाइकिल और ट्रक की स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मोटरसाइकिल ही बोला ना, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 169। फाइंड द ऑड वन आउट साइकिल एरोप्लेन हेलीकॉप्टर, साइकिल एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सभी कॉर्नर्स पर है, ऑटो एंड स्कूटर, ऑटो जो है वो बीच में बैठेगा तो ऑड वन आउट हो जाएगा, टाइम लगता है, प्रैक्टिस करो बन जाएगा। स्पीड ऑफ ऑटो, ऑटो की स्पीड कितनी है 35, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बोट, बोट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा है, इमीडिएट लेफ्ट साइकिल, ठीक है जी, हाँ जी, तो आज के सेशन में इतने ही सवाल आज हम करेंगे, ठीक है, आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मेरे पास 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, एक पजल और एक अपने पास आई थिंक अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक क्वेश्चन ये वाला बचा हुआ है एंड एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पास अभी बफर में पड़े हैं जिसको मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी। अब मेरे पास एक थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक हमारा क्लास का रिचुअल होता है कि मैं आपको होमवर्क देती हूँ, प्लस मेरा एक पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स उसमें ऐड हैं, वो कौन स्टूडेंट्स है आपको बताती हूँ, जो लोग भी मेरी क्लासेस डेली अटेंड करते हैं उनको मैं होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क आपको मुझे सॉल्व करके सेंड करना होता है, लगातार 2-3 डेज आप सेंड करोगे तो मैं आपको उसको उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी, जो कि मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसके अंदर मैं आपसे बातचीत भी करती हूँ एंड उसमें आप ऐड हो सकते हो, प्लस आपको 2-3 दिन लगातार होमवर्क को भेजना पड़ेगा, इसके आंसर्स जो है मैं आपको नीचे लिख दूंगी, क्या आंसर की इसकी बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आज की क्लास में आए हैं, कल की क्लास में नहीं आएंगे, अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कंटेंट को अवेल कैसे कर सकते हो, परचेज करके, ठीक है, आप मेरा एक्सक्लूसिव भी परचेज कर सकते हो, 880 रुपीज का है, या फिर आप ऑल एजुकेटर्स वाला भी कर सकते हो। एक बार जाते जाते जरूर बता देना आज की क्लास आपको कैसी लगी है, प्लस टेलीग्राम पे आपको मुझे सेंड करना है कहेंगे जरा @स्मृति सेठी, ये मेरी आईडी है, मुझे आप डीएम करेंगे और टेलीग्राम पे ही हमने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेंड करना है @स्मृति सेठी टेलीग्राम पे, ठीक है। जो लोग भी नए स्टूडेंट्स एक बार बताएंगे मुझे आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपने कुछ आज नया सीखा कि नहीं सीखा, और आप मुझसे कल कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ये अभी भी कंफ्यूजन में हो मुझे पेड लेना है कि नहीं लेना है कि कैसे करना है, मेरी यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती हैं, स्टडी नीति चैनल है, आप वहां डेली 12:30 बजे आओ, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है।
जो आपका कंटेंट का टैब होता है ना ऐप में या वेबसाइट पे, जहां पे आपके पास कंटेंट आता है, उसके अंदर आज एक नया टैब बन जाएगा प्रगति सीरीज का, उसके अंदर आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, कंटेंट के अंदर जाना, आपको नया टैब दिख जाएगा प्रगति सीरीज करके, उसके अंदर आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सबको अच्छी लगी? आई होप कि ओके रोजाना तुम तो रोज ही कुछ नया सीखती हो। हाँ, टेलीग्राम नहीं मिला, टेलीग्राम पे देखो ना, @स्मृति सेठी मिल जाएगा। ठीक है, कल 12:30 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो कल वहां पे मिलना स्टडी नीति पे। एंड शाम को 5:45 हम यहीं पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरी क्लास में आ जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से आज कनेक्ट भी कर पाई। आई थिंक आप लोग भी मुझसे उतना ही कनेक्ट कर पाए होंगे एंड आपको आज कुछ नया लगा होगा मेरे अंदर, मेरे सेशन के अंदर, मेरी अप्रोचेस के अंदर। कल मुलाकात आपसे होगी। आज के लिए इतना ही। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।